वेलकम बैक टू एड्यू सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि आज से हम ह्यूमनिस्ट थॉट के जो थिंकर्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमनिस्ट थॉट में जो सबसे पहले आते हैं वो स्वामी विवेकानंद आते हैं। तो आज हम स्वामी विवेकानंद को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्यों बोला जाता है। हमने आज तक जहाँ भी विवेकानंद के बारे में पढ़ा हुआ है वहाँ पे हमने कभी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखा है पॉलिटिक्स में, या फिर जो उस टाइम के ब्रिटिश आए थे, रूल कर रहे थे, सबका एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, वहाँ पर कभी हमने इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हुए देखा, रेसिस्ट करते हुए नहीं देखा। तो इनको इतना बड़ा सा टैग क्यों मिल गया, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जैसा टैग क्यों मिल गया, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के सारे थॉट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारी फिलोसफीज़ को, नियो वेदांत फिलोसफी, ह्यूमनिज्म की फिलोसफी या फिर कास्टिज्म पे उनका क्या सोचना था, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले इनिशियल लाइफ देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद की। सो ये जो स्वामी विवेकानंद है इनका बर्थ होता है 12 जैन को। 12 जैन जिस डे पे आज हम यूथ डे मनाते हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे 12 जैन को। इन 1863 में नॉर्थ कैलकाटा में इनका बर्थ हुआ था। एंड इनके जो फादर थे वो बैरिस्टर थे, बट उनको लिटरेचर में और जो फिलोसफीज़ होती है इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, वो बुक्स पढ़ा करते थे, लिटरेचर्स पढ़ा करते थे और अपने बच्चों को उन कहानियों को सुनाया करते थे। तो स्टार्टिंग से एक जो स्पिरिचुअल सा माइंडसेट माना जाता है कि उसी टाइप से बन जाता है विवेकानंद का, जब इनके फादर इनको स्टोरी सुनाया करते थे। और फिर इनकी जो मदर होती है वो भी हाउस वाइफ होती है और एक रिलीजियस लेडी होती है। तो वो भी इनको सारी स्टोरीज सुनाया करती थी और भगवान से कैसे, ईश्वर की पूजा कैसे करती है, ये सब चीज़ें सिखाया करती थी। और विवेकानंद का जो प्री मोनास्टिक नेम हुआ करता था वो नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। नरेंद्र नाथ दत्त को लोग कॉमनली नरेन बुलाया करते थे इनको। एंड ही हैड इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, इन्वायरमेंट जैसा उनको मिलता है वैसे ही सीखते हैं। तो इसी तरीके से विवेकानंद भी अपने जो उनको सराउंडिंग में जो चीज़ें मिल रही थी उनसे वही चीज़ें सीख रहे थे। एंड ही डिड हिज स्कूलिंग एट ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिफॉर्म इन्होंने करा हुआ था, जिन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट के लिए इतना कुछ करा हुआ था। उनका एक स्कूल हुआ करता था जिसमें हेनरी विवन डिरेजियो भी पढ़ा करते थे। तो उसी में ये भी इन्होंने भी पढ़ाई करी थी अपनी। एंड टू बैचलर्स डिग्री एट प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली। एंड ही वॉज अ गुड रीडर एंड हैड इंटरेस्ट इन फिलोसफी, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, सब में इनका इंटरेस्ट हुआ करता था। इन्होंने उपनिषद, वेद, ये सब कई सारी बुक्स पढ़ी हुई थी। एंड लिटरेचर में इनका काफ़ी ज़्यादा हर्बर्ट स्पेंसर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। उनकी हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक है एजुकेशन करके, उसको विवेकानंद ने बंगाली में भी ट्रांसलेट करा हुआ है, जिसको शिक्षा करके इन्होंने बंगाली में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करा हुआ है। तो काफ़ी सारे थिंकर्स से, काफ़ी सारे राइटर्स से, ऑथर्स से, और जो बुक्स हैं फिलोसफी से रिलेट करते हुए, मैथोलॉजी से रिलेट करते हुए, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ करते थे विवेकानंद फ्रॉम वेरी अर्ली एज। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलिटिकल लाइफ देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद का। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करा हुआ था पॉलिटिक्स में। एक्टिव क्या, ऐसे भी कोई इन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ करी ही नहीं थी। बट ये इनको क्या होता है कि ये केशव चंद्र सेन से मिल जाते हैं 1880 में, जिसके बाद ये कुछ टाइम तक ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे तो जिस टाइम तक ये विवेकानंद आते हैं उस टाइम तक ये जो ब्रह्म समाज होता है, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्म करा होता है, मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करा हुआ है राजा राम मोहन रॉय वाले लेसन में। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर आप देख सकते हैं उसे। एंड लेकिन उस टाइम तक काफ़ी कुछ टूट चुका होता है, ब्रह्म समाज छोटे छोटे टुकड़ों में हो चुका होता है विवेकानंद के टाइम तक। बट ये उसे ज्वाइन करते हैं कुछ टाइम तक और फिर ये रामकृष्ण परमहंस से मिल जाते हैं। ये केशव चंद्र सेन ही होते हैं जो विवेकानंद को रामकृष्ण से मिलवाते हैं। और उसके बाद इनसे मिलने के बाद विवेकानंद इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं रामकृष्ण के टीचिंग से, उनकी आइडियोलॉजी से, कि वो उनको एज अ गुरु ट्रीट करने लगते हैं और उनको अपना गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये वहाँ पर जब रामकृष्ण की डेथ हो जाती है,
काफ़ी टाइम तक रामकृष्ण के साथ रहते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, मेडिटेट करना एंड ऑल सीखते हैं। फिर जब रामकृष्ण की डेथ हो जाती है उसके बाद ये एक रामकृष्ण मठ करके वेस्ट बंगाल में एक मठ की स्थापना करते हैं। और ये उसके बाद अपनी जो लाइफ है एज अ मॉन्क ये लिव करने लगते हैं, मॉन्क की तरह रहने लगते हैं। और इनका बस एक ही एजेंडा रह चुका होता है कि लोगों को अवेयर करना है, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि वो अपने लिबर्टी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे फाइट कर सके। एंड ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना ये करते हैं, विच प्लेड की रोल इन रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा बहुत से एवल्स आ चुके थे जिसको हम बोल सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो कि इंडिया के रेनेसा में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जागरूक करने में भी बहुत ही इसका योगदान होता है, और बाद में हिंदू सोसाइटी के रिफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इन हेल्प करते हैं। तो ये कुछ है इनकी पॉलिटिकल लाइफ। आगे हम देख लेते हैं मेन वर्क्स ऑफ विवेकानंद। सो जो ये 5 बुक्स हैं, ये 5 बुक्स मेनली इन्होंने लिखी हुई है, विवेकानंद ने लिखी हुई है। बाकी बहुत सारी बुक्स आप जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी बुक्स आएंगी कि विवेकानंद ने ये भी बुक्स लिखी है, बट ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको इन्होंने ही लिखी है और इन्हीं के टाइम में ये पब्लिश करी हुई बुक्स है। बाकी बुक्स इनके डेथ के बाद पब्लिश होती हैं, और उसमें कुछ इनके चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि जो पब्लिशर होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, बट ये सारी बुक्स इन्होंने ही पब्लिश करी हुई हैं। सो ये कर्मयोग है 1896 में आया, राजयोग ये भी 1896 का है। फिर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये भी 97 का है। एंड फिर आ जाता है ज्ञान योगा, फिर माय मास्टर अपने गुरु के लिए इन्होंने लिखा हुआ था। और विवेकानंद ने 2 जर्नल्स भी पब्लिश कराए हुए थे, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में एंड उद्बोधन बंगाली में। 2 जर्नल्स भी इन्होंने निकाले हुए थे। इसके बाद जो मेन वर्क या फिर जिसे बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से विवेकानंद को इतना ज़्यादा फेम मिला या फिर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए, वो वजह थी शिकागो समिट। शिकागो में एक पार्लियामेंट ऑन रिलीजन करके एक समिट हुई जिसमें कई सारे अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से कई सारे गुरुज आए हुए थे, रिलीजन गुरुज। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद को भी जाना था, लेकिन इनके पास उतने पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे उतने ज़्यादा। तो ये क्या करते हैं, इनकी कुछ फ्रेंडशिप हुआ करती थी राजस्थान में, एक खेतड़ी करके एक जगह है जहाँ पे कॉपर माइंस आज है काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो उस टाइम पर वहाँ के जो किंग थे, खेतड़ी के जो राजा थे, राजा अजीत सिंह, इनसे थोड़ी इनकी फ्रेंडशिप हुआ करती थी। तो उन्होंने इनके लिए पैसे अरेंज किए और इन्हें भेजा। बॉम्बे से शिकागो गए विवेकानंद। वहाँ पर जब इन्होंने अपने स्पीच की जो पहली लाइन बोली, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, सिर्फ इतना इन्होंने बोला, उतना बोलते ही इनके लिए 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। और जब इनका ये स्पीच ये इनका ख़त्म हुआ, उसके बाद अमेरिका के या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग आए थे, उनको ये समझ में आया कि जिस कंट्री का एक इंसान आकर इतनी अच्छी बातें कर सकता है, इतना हम लोग को प्रभावित कर सकता है, वहाँ पर मिशनरीज भेजना हमारी गलती है। मिशनरीज मीन्स उस टाइम पे जो कंपनी हमारे यहाँ आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम पे रूल कर रही थी, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी। तो वो चीज़ें करना इन लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और जब वहाँ से स्पीच देकर ये सारी चीज़ें होने के बाद जब विवेकानंद वापस आते हैं, तो इंडिया में इनका बहुत ही वार्म वेलकम होता है। और इनको जो वो राजा अजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने ही इनको ये विवेकानंद का टैग दिया, स्वामी विवेकानंद का टैग दिया। इससे पहले इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त ही हुआ करता था। जब वो शिकागो से फिर वापस से आते हैं इंडिया लौट कर, उसके बाद इनको ये स्वामी विवेकानंद का टैग मिलता है, ये नाम मिलता है। और जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद की डेथ हो जाती है वाइल मेडिटेटिंग, जब ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं उस वक्त पर। नेक्स्ट हम इनकी फिलॉसफीज देख लेते हैं, नियो वेदांता की। नेक्स्ट हम स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफीज देख लेते हैं जो कि है नियो वेदांत पे। वेदांत तो पहले से ही हमारे यहाँ प्रचलित था, बट जो ये नियो वेदांत की फिलॉसफी है ये स्वामी विवेकानंद लेकर आते हैं। सो जो वेदांत है पहले वो हम समझ लेते हैं। वेदांत क्या होता है? वेदांत एक फिलॉसफी है जहाँ पर ऐसा माना जाता है
कि ये जो भी विजिबल वर्ल्ड है वो अनरियल है, और जो गॉड है वो सिर्फ कोई चीज़ इस दुनिया में रियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है, और ये जो भी विजिबल वर्ल्ड हमें दिखता है वो सब अनरियल है। और जो इंसान का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है अपना लिबरेशन, अपनी सोल का लिबरेशन। वो किस तरीके से हो सकता है कि जो इंडिविजुअल की सोल है उसको सुप्रीम सोल से एक टाइप सा कोलैबोरेट कर दी जाए, मिला दी जाए, तो इंसान का इमांसिपेशन हो जाएगा, वो लिबरेट हो जाएगा जो भी ये सांसारिक चीज़ें हैं उन चीज़ों से। तो ये हुआ करती थी वेदांत फिलॉसफी। लेकिन इसमें कुछ थ्री प्रिंसिपल्स अपने जोड़ देते हैं विवेकानंद। विवेकानंद क्या बोलते हैं, बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड। ये जो इनकी न्यू वेदांत फिलॉसफी है ये वननेस ऑफ गॉड में मैन बिलीव करती है, और मैन लीडिंग टू द सॉलिडारिटी ऑफ द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स की अगर कोई सॉलिडारिटी पे कोई लीड कर रहा है तो वो इंसान है, सिर्फ मैन है। एंड सेकेंड फिलॉसफी जो होती है इट अपहोल्ड्स सेल्फलेस एक्शंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ट्रीटेड एज द सर्विस टू गॉड। इन जो सेकंड प्रिंसिपल था वो ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल था, जहाँ पे हमें सेल्फलेस एक्शंस करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि विदा बस यही हमेशा पूजा पाठ करते रहो या फिर हमेशा मेडिटेशन में लगे रहो, यही सिर्फ हमारा, इसी से हमें लिबरेशन नहीं प्राप्त होगा। हमें लिबरेशन प्राप्त करने के लिए कुछ सेल्फलेस एक्शंस करने चाहिए, कुछ सर्विस टू गॉड करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी शो करना चाहिए, इससे भी हमारा लिबरेशन होगा। फिर थर्ड पे विवेकानंद बोलते हैं यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करते हैं, जहाँ पे लाइक जो भी ये वर्ल्ड है वहाँ पे कई सारे धर्म हैं, सबके अलग अलग फाउंडर्स हैं, सबके अलग अलग सोचने के तरीके हैं, अलग तरीक़ों से वो रहते हैं, फेस्टिवल अलग है, ओकेज़न अलग है, बट जो अल्टीमेट गोल है उन लोग का वो सब एक ही है कि हमको लिबरेशन प्राप्त करना है। भले ही उनका जो पाथ है वो अलग है, फेथ वो अलग है, बट अल्टीमेट गोल एक ही है। इस वजह से हमें सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और उन पे इक्वल रिस्पेक्ट रखना चाहिए उनके लिए। ये कुछ यूनिवर्सलिज्म का आइडिया हो गया, यूनिवर्सल टॉलरेंस का आइडिया हो गया। नेक्स्ट हम विवेकानंद के थॉट्स देख लेते हैं ऑन नेशनलिज्म। इनको प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है क्योंकि इनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इंडिया में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सका लोगों के बीच में, और लोग स्ट्रांग बन सके। इनका मैसेज जो वेदांतों वाला था उससे वो यही सब चीज़ें बताता है कि स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें वर्ल्ड को ये टीच करता है, और इन्हीं वजहों से जो इंडियन नेशनल स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो मासेस के माइंड में आ सकी, और ये उन्हें लगा कि ये चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है। एंड जो भी इंडिया के लोग हैं, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, डिस्पाइट ऑफ देयर लैंग्वेज, कास्ट, वो सारे ब्रदर्स हैं, वो सब एक है। ब्रदरहुड की भावना इन्हीं की वजह से आ सकी हमारे अंदर। इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ उसमें सब एक होकर इसीलिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा सके। सो ब्रदरहुड की भावना किसी की वजह से आई तो वो स्वामी विवेकानंद की वजह से आई। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। यूनिटी इन इंडियन पीपल डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। कितनी भी डाइवर्सिटी है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, फिर भी यूनिटी है इंडियन पीपल में। सोशल सॉलिडारिटी बाई रिमूविंग इवल ऑफ कास्ट सिस्टम। जो भी कास्ट सिस्टम है उसको निकाल देना चाहिए ताकि हमारे में सोशल सॉलिडारिटी आ सके। सिमिलरिटी इन टीचिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। जो रिलीजन्स है डिफरेंट है, वो अलग अलग रिलीजन्स हैं, बट उनकी जो टीचिंग्स हैं वो सब सेम है कि हमको एक ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलना चाहिए। हमको सभी की सेल्फलेस एक्शंस करने चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। डिवोटिंग लाइफ टू सोशल सर्विसेज एंड नेशनल अवेकनिंग। ये उस टाइम पर क्योंकि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी इस वजह से इसको इन्होंने ऐड किया, क्योंकि इसी वजह से जो यंग पीपल थे उस टाइम पे उनके अंदर नेशनल स्पिरिट आ सकी इंडिया में। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अपने नेशन के लिए कुछ ना कुछ करना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। एंड फिर आते हैं हिंदू कास्ट सिस्टम पर। हिंदू कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं विवेकानंद। वो बोलते हैं हिंदू में कास्ट 4 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्र। ये बताते हैं कि ब्राह्मण जो है, जैसा कि हमने
एंशियंट थिंकर्स को देखा था, उन लोग बताया करते थे जो ब्राह्मण है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्षत्रिय जो है वो ऑर्डर लाइक जो भी किंगशिप होती है, ऑर्डर होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वैसे जो होते हैं वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड शूद्र ट्रायम्फ ऑफ इक्वलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कुछ इस तरीके से अपना अपना क्लासिफिकेशन था विवेकानंद का। और इनका ये भी मानना था कि एक टाइम बाद ये जो रूलिंग है, जो भी किंगशिप है, वो ट्रांसफर होती जाती है। स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्राह्मण होते हैं जो इन लोग रूल करते हैं, और इनके जो इनके में कुछ मेरिट्स आते हैं, कुछ डिमेरिट्स आते हैं। ये जब रूल करेंगे तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आएगा, लोगों को पढ़ाएंगे, साइंस बताएंगे, एंड किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, ये सब चीज़ें ये सिखाएंगे। और फिर जब क्षत्रिय रूल करेंगे तो ये आर्ट्स एंड सोशल कल्चर का एडवांसमेंट करेंगे, बट इनके में जो डिमेरिट होगा वो ये टायरनी पे उतर आएंगे और क्रूवल रूल करने लगेंगे। फिर ये बताते हैं कि वैश्यास भी कुछ टाइम तक ये रूल करते हैं। तो वैश्यास जब आ जाते हैं तो नॉलेज एंड डिसमिनेशन ऑफ आइडियाज़ इन ऑल डायरेक्शंस, इन सब का एक्सपेंशन होने लगता है, नॉलेज का, इन सब चीज़ों का। बट जो कल्चर है वो ख़त्म होने लगता है जब वैसे रूल करने लगते हैं, और ब्लड सकिंग पावर बन जाते हैं ये सोसाइटी के लिए जहाँ पर रूल करते हैं। और शूद्र जो होते हैं, शूद्राज जब रूल करेंगे ये फिजिकल कंफर्ट के लिए करेंगे, एंड ये उस टाइम पर एजुकेशन लेवल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा, कल्चर का लेवल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा, लोअरिंग कल्चर लेवल। ऑर्डिनरी एजुकेशन बचेगा जो कि बस नॉमिनल सा एक एजुकेशन रह जाएगा। कुछ ये 4 प्रिंसिपल्स बताते हैं कि नॉलेज, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इक्वलिटी शुड बी सिंथेसाइज्ड। इन सबको हमें मिला देना चाहिए, एक साथ कर देना चाहिए, दैट विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और अगर हम इस तरीके से सिंथेसाइज कर देंगे तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, ये हमारी सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद खुद खुद कहा करते थे कि आई एम नॉट अ सोशलिस्ट बिकॉज आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सिस्टम। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए सोशलिस्ट नहीं हूँ कि ये परफेक्ट सिस्टम है, बल्कि मैं इसलिए सोशलिस्ट खुद को मानता हूँ कि क्योंकि ये एक बेटर सिस्टम है, इससे बेटर हमारे पास कुछ है नहीं। इस वजह से मैं खुद को एक सोशलिस्ट मानता हूँ, क्योंकि सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी लोगों की मैटेरियल नीड होती है उनको वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। देखिए, अगर कोई इंसान भूखा है और उसके पास कपड़े भी नहीं है तो आप उससे स्पिरिचुअलिटी की या फिर पॉलिटिक्स की कोई भी बात करेंगे वो नहीं समझेगा। जब इंसान का पेट भरा होता है, ऐसा माना जाता है कि जब इंसान का पेट भरा होता है तभी उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये सब बातें उसको ये सब उसको अवेकनिंग तब जाकर होती है। तो सबसे पहले अगर हमारे लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो हमें सोशलिज्म पे फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर स्वामी विवेकानंद एक ह्यूमनिस्ट थिंकर थे, वो उनका मानना था ह्यूमनिज्म में वो बिलीव करा करते थे। उनका मानना था कि अगर स्पिरिचुअलिज्म में फेथ कहीं से आ सकता है तो वो सिर्फ ह्यूमनिज्म के तरीके से आ सकता है। और उनका एक बहुत ही फेमस कोट भी हुआ करता था, मेन आर मोस्ट वैल्यूएबल देन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। उनका मानना था कि जो भी लोग हैं, जो इंसान है, वो सबसे वैल्यूएबल हैं, और इनमें जो ये कंसाइनेंस है या फिर ये जो रीज़न है, माइंड है, यही सब चीज़ें हैं जो उनको एक एनिमल से अलग करती हैं। इस वजह से ये हर चीज़ एक एक अपर क्वालिटी चीज़ है ह्यूमन, और ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है ऑन द इन दिस होल वर्ल्ड, ऐसा मानना था। आज हमने देखा स्वामी विवेकानंद के बारे में, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर विवेकानंद के बारे में। वैसे तो हम सारी आइडियोलॉजीज इनकी देखें, सारी फिलोसफीज देखें तो काफ़ी सारा बहुत बड़ा लेक्चर बनेगा, बट मैंने इसको कंसाइज करके एक छोटे लेक्चर में करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इनके बहुत सारी फिलोसफीज़ हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं जिनको समझने पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम
रविंद्रनाथ टैगोर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि फिर जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।